13 दिसंबर को इंडिया की पार्लियामेंट में एक हैरानकुन वाकया पेश आया जिसने भगत सिंह की याद ताज़ा कर दी। उस दिन कुछ नौजवान नई दिल्ली में लोकसभा के इजलास के बीच वहां दाखिल हो गए और असेंबली में धुएं वाले बम फेंक दिए। उससे कोई भी जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन सेशन में भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी और वहां मौजूद असेंबली मेंबर्स ने जल्द ही इन नौजवानों पर काबू पा लिया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। जब ये दो नौजवान लोकसभा में बम फेंक रहे थे, उस वक्त उनके 4 साथी बाहर भी नारे लगा रहे थे। ये 6 नौजवान भगत सिंह से इंस्पायर थे। उनका मकसद इंडिया में मौजूद बेरोजगारी और दूसरे अहम इश्यूज को हाईलाइट करना था। उनका कहना है कि हम बहरों को सुनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया में मौजूद तानाशाही के खिलाफ भी नारेबाजी की और साथ ही मणिपुर की रियासत में जारी बदतरीन कत्लो गारत के खिलाफ भी बात की। उन्होंने किसानों की डिमांड्स की भी सपोर्ट की और दूसरे बहुत से इश्यूज पर भी मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों पर आवाज उठाई। भगत सिंह ने भी 1929 में ऐसा ही एक कदम उठाया था। उसने साथियों समेत अंग्रेज साम्राज्य के काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली की असेंबली में बम फेंके थे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसने भी यही कहा था कि हम बहरों को सुनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और हमारा मकसद किसी को भी जख्मी करना या मारना नहीं। ये नौजवान भी भगत सिंह के उसी अमल को दोहरा रहे थे और उन्होंने भी किसी को जख्मी नहीं किया। इस वाकये के बाद इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए गए हैं। इंडिया में मौजूद यूएपीए के काले कानून के तहत ये मुकदमे बनाए गए हैं। इन नौजवानों का ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं और ना ही ये किसी भी दहशतगर्द ग्रुप का हिस्सा है। इन बेरोजगार नौजवानों का ताल्लुक इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से और ये फेसबुक के जरिए एक दूसरे से राब्ते में आए थे। ये सभी नौजवान बेरोजगारी के हाथों तंग थे और तमाम तर कोशिशों के बावजूद नौकरी हासिल नहीं कर पाए थे। इनमें एक लड़की नीलम आज़ाद भी है जिसका ताल्लुक हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जिंद से है। उसने एमफिल समेत आधे दर्जन से ज़्यादा डिग्रियां और टेस्ट पास किए हुए हैं, लेकिन फिर भी नौकरी हासिल नहीं कर पाई। नीलम आज़ाद किसानों की मूवमेंट में भी बहुत सरगर्म थी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। इसके अलावा कुछ महीने पहले दिल्ली में फीमेल रेसलर्स के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की हैरेसमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी उसने हिस्सा लिया और कुछ देर के लिए गिरफ्तार भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं हुई। दूसरे नौजवानों की सूरत हाल भी ऐसी है और इसमें से कुछ नौजवान बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी का भी सोच रहे थे। इन नौजवानों की इस हरकत से इंडिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है। मोदी सरकार का गोदी मीडिया इन नौजवानों को देशद्रोही और आतंकवादी करार दे रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी उन्हें डेमोक्रेसी का दुश्मन बता रही हैं। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी इसे डेमोक्रेसी पर हमला करार दे दिया है। इंडिया में भगत सिंह को आज़ादी के हीरो के तौर पर माना जाता है। उसकी किताबों और स्ट्रगल को सरकारी तौर पर मान दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ नौजवान जब उसके रास्ते पर चले तो उन्हें मुजरिम बना दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इन नौजवानों ने ये सब कुछ क्यों किया? क्या बेरोजगारी में तेजी से इजाफा नहीं हो रहा? और क्या महंगाई नहीं बढ़ रही? क्या गरीबी बढ़ती नहीं जा रही? और मणिपुर जैसे कत्लो गारत के वाकयात में इजाफा नहीं हो रहा? दूसरी तरफ अमीरों की दौलत बढ़ रही है और उनको सरकार नवाज भी रही है और मोदी सरकार उन पर मेहरबान है। अगर ये सब सच है तो इसका जिम्मेदार कौन है? लोकसभा में बेरोजगारी के खात्मे के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही और कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन रही? यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी सरमायादाराना निज़ाम की आलयकार बन चुकी हैं। ऐसे में बेरोजगारी और महंगाई से कुचले हुए लोगों के पास क्या रास्ता रह जाता है? किसानों की मूवमेंट ने इंडिया में एक नई तारीख रकम की थी, एक नया इतिहास लिखा था, लेकिन इसके बाद किसानों पर फिर जबर किया जा रहा है। ऐसे में नौजवानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म, कोई पार्टी नहीं। उन करोड़ों नौजवानों में से ही इन 6 लोगों ने इस रास्ते का चुनाव किया, लेकिन बहुत से दूसरे भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। समाज में एक बगावत पल रही है। यही वजह है कि इंडिया में बहुत से आम लोग नीलम आज़ाद और दूसरे गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। नीलम आज़ाद के घर वाले और उसके गांव के सारे लोग भी उसकी रिहाई की डिमांड कर रहे हैं। जब सरकार ना सुने तो भगत सिंह ने पहले भी संसद में जागरूक करने के लिए छोटे मोटे कुछ न कुछ करना पड़ता है और ये हमने करके दिखाया और फ़ख्र है। माता जी हम आपके साथ खड़े हैं भाई, वो आपकी बहन नहीं रही है, वो सारे देश की बहन है, सारा देश की बेटी है। आपके सामने कोई भी आता है आप फ़ख्र के साथ कहो कि हमारी बेटी ने झंडा गढ़ा है
संस्कारी लड़की है मेरी, लिखी पढ़ी। इनको यू अफवाह फैला रखे सरकार ने, ये नहीं है किसान खातर है, गरीब जनता खातर है, आपके खातर है, जो मजदूर हैं ये दो किले सबका खातर आवाज़ उठा कर दीवा। नरेगा खातर है, किसका खातर नहीं आवाज़ उठा रही। गरीबी इतनी काल कर रही है, इतनी पढ़ी लिखी, नेट सी टेट स्टेट MA BEd MPhil सारी कर रही थी। वाजिब नौकरी तो बच्चा परेशान होगा तो धुम्मा परेशान हो, कोई मारन खातर थोड़ा आयो तो जैन मला सेवा थोड़ा करे क्या दाउती हो कि बच्चा तंग होता तो ये करे देवे हैं। मेरा नाम रमेश है और मैं नीलम का छोटा भाई हूँ। जो नीलम आज़ाद ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। हम गर्व से कह सकते हैं कि वो हमारी बहन है। वो अब हमारी नहीं रही है, वो सारे देश की बहन है, बेटी है। अब तो जो भी फैसला लेना उसके हक में तो सारे भारत को लेना पड़ेगा। सारे भारत को एकजुट हो गए उसके जो उसने आवाज़ उठाई है उसने तो अपना काम कर दिया। बाकी का काम जो है वो भारत की जनता है, वो जनता जनार्दन करेगी। मैं नीलम आज़ाद जिन्हों ने संसद ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ उठाई बेरोजगाਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਜੀਤ ਕੋਰੜਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਆਮ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਲਮ MPhil ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, UGC ਨੈਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੈ। BEd ਕੀਤੀ ਹੈ, HTET ਹੈ, MA ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਸ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। 800 ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਈ ਉਹਨਾਂ 6 ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਬੰਬੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੌਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। उनके ख्याल में उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सिर्फ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। इस वाक़ये ने इंडिया की सरमायादाराना डेमोक्रेसी की कलई भी खोल कर रख दी है। इस नामनिहाद डेमोक्रेसी में अवाम के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। इस अमीरों की डेमोक्रेसी की जगह मजदूर डेमोक्रेसी की ज़रूरत है और उसके लिए भी भगत सिंह से सीखने की ज़रूरत है। इंडिया के लेफ्ट ने भगत सिंह के असल नज़रियात और विचारों को हमेशा छुपाया है।
भगत सिंह ने इंडिया में सोशलिस्ट इनकलाब का नारा दिया था। उसका मानना था कि यहाँ से कैपिटलिज्म को ख़त्म करके ही सच्ची आज़ादी हासिल की जा सकती है। उसने लिखा था कि उसके लिए लेनिन की बोल्शेविक पार्टी की तरह की इनकलाबी पार्टी बनाने की ज़रूरत है। उस पार्टी की मंजिल सोशलिस्ट इनकलाब होगी, लेकिन यहाँ के लेफ्ट ने सोशलिस्ट इनकलाब के नारे को भुला दिया और भगत सिंह के सिर्फ 1-2 वाक्य ही नौजवानों तक पहुँचाए। सरकार ने भी यही कुछ किया और भगत सिंह के विचारों को लोगों से दूर रखा। आज इन नौजवानों समेत पूरी दुनिया के इनकलाबी नौजवानों को भगत सिंह की असल आइडियोलॉजी पहचानने की ज़रूरत है। भगत सिंह कैपिटलिज्म के खिलाफ था। वो अंग्रेज साम्राज्य के इस सिस्टम को सोशलिस्ट इनकलाब के जरिए ख़त्म करने की स्ट्रगल कर रहा था। भगत सिंह लेनिन की किताब स्टेट एंड रेवोल्यूशन बहुत शौक से पढ़ता था। आज सारे इनकलाबी नौजवानों को लेनिन की ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब स्टेट के असल करैक्टर को सामने लाती है। इंडिया और दूसरे देशों में भी स्टेट का असल रूप वही है जो लेनिन ने अपनी किताब में लिखा था। भगत सिंह ट्रॉट्स्की की किताबें बहुत शौक से पढ़ता था। ट्रॉट्स्की भी लेनिन के साथ इनकलाब रूस का कायद था। भगत सिंह इंडिया में 1917 के रूस जैसा इनकलाब करना चाहता था और इस इनकलाब से बहुत कुछ सीखता था। आज भी इंडिया में ऐसे ही इनकलाब की ज़रूरत है। भगत सिंह ने अपनी आखिरी लिखत में नौजवानों को पार्टी बनाने के लिए बहुत से मशवरे दिए थे। उसकी ये लिखत टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स सब नौजवानों को पढ़नी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में ही एक सोशलिस्ट इनकलाब कामयाब किया जा सकता है। उसके लिए मज़दूरों को ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत है। उसके लिए मज़दूरों को ऑर्गेनाइज्ड करते हुए बैंकों, फैक्ट्रियों और कंपनियों को मज़दूरों के डेमोक्रेटिक कंट्रोल में लेना होगा। वर्कर्स डेमोक्रेसी के ज़रिए ही कैपिटलिज्म का खात्मा होगा। सोशलिस्ट समाज में ही बेरोज़गारी, गरीबी, भूखमरी का खात्मा होगा। सोशलिज्म में ही कास्ट सिस्टम का भेदभाव ख़त्म होगा और सारे लोग सही मायनों में आज़ाद होंगे।